दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सादा आदाब। बहुत दिनों के बाद आया हूँ दोस्तों। भारतीय राजनीति के ऊपर फिर थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे और मेरी पर्सनल ओपिनियन होती है। अब सारे जनता का विचार एक तो नहीं हो सकता। अलग अलग समुदाय के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग विचारों के लोग मिलकर के भारत का निर्माण किए और स्वतंत्रता के आज़ादी की लड़ाई में सभी धर्म, सभी जाति के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। कोई एक व्यक्ति उसका श्रेय नहीं ले सकता है, कोई 10 व्यक्ति उसका श्रेय नहीं ले सकते। पता नहीं हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। दोस्तों आज की बात करते हैं कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है और ये बीजेपी की सरकार जब सत्ता में आई तो मोदी जी बहुत बड़े बड़े नारे लगाते थे कि आपको सस्ता पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, सस्ता डीजल चाहिए कि नहीं चाहिए, सस्ती गैस सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए। जनता बड़े जोर जोर से ताली लगाते थे कि मोदी मोदी मोदी, हाँ चाहिए, हाँ चाहिए। और जिसके जवाब में जनता ने भरपूर भरे मन से वोट दिया और स्पष्ट बहुमत की सरकार इनकी बनी। फिर अब इनके जो केंद्रीय मंत्री पहले हुआ करते थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्मृति ईरानी जी, जो कांग्रेस के समय में गैस सिलेंडर सिर पर रख के डोलते थे, प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ भेजती थी, ये सब किसी बिल में घुस गए। और बात पेट्रोल डीजल की दोस्तों नहीं है। पेट्रोल डीजल से जितने भी रसद सामग्री है, जितने भी निर्माण सामग्री है, उसका असर सबके ऊपर पड़ता है। अब महंगाई कोई पेट्रोल डीजल की नहीं है, कोई सरसों तेल की महंगाई नहीं। इसके पेट्रोल डीजल की वजह से हिंदुस्तान में लगभग जितनी चीज़ें आती हैं उसका सभी पे इफेक्ट पड़ता है। अब आप लगा लीजिए कि सीमेंट कितना 190 से लेके 210 रुपये बोरी होता था। आज की डेट में वही सीमेंट 430 से 440 रुपये में बिक रहा है। कोई कहने वाला नहीं। दोस्तों रेत जो है, एक ट्रैक्टर टाली जिसमें लगभग 100 फुट या 80 फुट आता है माल, आज उसके रेट 2200 से 24 रुपये में बिक रहे हैं। कोई कहने वाला नहीं है। मोरंग जो निर्माण सामग्री है उसके रेट बढ़ गए हैं। लकड़ी, प्लाईवुड जो निर्माण सामग्री में लगते थे उन सब के रेट बढ़ गए हैं। स्टील के रेट बढ़ गए हैं। इसका कारण ये है कि परिवहन पे लगने वाला शुल्क जो है वो महंगा हो गया है। परिवहन पे जिससे जो ईंधन होता है वो बहुत महंगा हो गया है। अब की बार 100 के पार इनका बड़ा एक नारा होता था ना, जैसे बंगाल चुनाव अब की बार 200 पार, यूपी चुनाव अब की बार 300 पार, तो वैसे ही इन्होंने अब की बार नारा लगाया कि अब की बार 100 के पार और पेट्रोल पूरे देश में 100 के पार ही पेट्रोल कर दी। अब विपक्ष चूंकि महंगाई के मुद्दे को नहीं उठा रहा सड़क पर, जैसे इन लोगों ने करते थे कि इनके सारे मंत्री रोज सड़क पर रहते थे और हो हल्ला करते थे। जनता के मन में एक चीज़ डालते थे कि मेरी सरकार आएगी तो सब कुछ सस्ता हो जाएगा और सब कुछ बहुत बैलेंस कर दूंगा मैं। अब एक बहाना इनके ढूंढते हैं, कोई प्रवक्ता अगर इनके टीवी डिबेट में बैठते हैं तो उनका तर्क होता कि जी तो कांग्रेस ने बॉन्ड तेल कंपनियों से पहले जारी करवा लिया था, इसलिए तेल कंपनियां इसलिए हम तेल के दाम कम नहीं कर सकते। अच्छा, मैं दोस्तों भाई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जो देश का मुखिया होता है, क्या उसे पता नहीं था जब वो उम्मीदवारी में वो पर्चे दाखिल करने गया होगा कि भाई कांग्रेस ने ऐसे तेल कंपनियों के साथ बॉन्ड जारी किया है और हम अगर प्रधानमंत्री बन भी गए तब भी तेल के दाम नहीं कर पाएंगे? क्या उसे नॉलेज नहीं था कि ये पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ाने से सब चीज़ पे दाम बढ़ जाएंगे? देखो दोस्तों,
चोरी करने का तरीका देखो, गैस सब्सिडी पहले सीधी कंपनियों से कट के आती थी, आदमी नगद पेमेंट कर देता था। 440 रुपये गैस सिलेंडर आता था, 430 रुपये का आता था, आदमी नगद पैसा दे देता था सप्लाई होने पे। इन्होंने बोले कि जिस टाइम तुम गैस सप्लाई लोगे उसके बाद उसकी सब्सिडी का जो अमाउंट है आपके बैंक के अकाउंट में चला जाएगा। मतलब वो पैसा आपको तो पूरा देना है, 900 देना है, 1000 देना, जो भी गैस का रेट है जिसके यहाँ जिस स्टेट में अलग अलग होते हैं, आपके जो सब्सिडी का पैसा जो केंद्र सरकार सब्सिडी देती है वो आपके बैंक अकाउंट। अब सपोज दैट हमारे बैंक अकाउंट में 117 रुपये वापस आया, 45 रुपये वापस आया, कई बार 62 रुपये वापस आया, न तो मैं तर्क कर सकता हूँ न पूछ सकता हूँ। और बताऊँ आपको एक चीज़ बहुत मज़ेदार बात, कोरोना काल के बाद में वो सब्सिडी भी बंद हो गई, किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है और उसके रेट भी बढ़ गए। अब इनके पास बहाना आता है कि जी कोरोना काल की वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। दूसरा तर्क देते हैं कोरोना काल की वजह से। भाई कोरोना काल में इन्होंने एक बनाया था पीएम केयर फंड, जिसको कि सारा राष्ट्र यही समझा कि पीएम जो होता प्रधानमंत्री पोस्ट वो पूरे देश का होता है, और अगर उसके नाम से कोई फंड बनाया गया जो देश की जनता से, देश की गाढ़ी कमाई से उसमें लोग डोनेशन दे रहे हैं, तो निश्चित है कि उस पर पूरे देश, उस पैसे पे पूरे देश का अधिकार है और वो अच्छी जगह इस्तेमाल होगा, गरीबों के लिए इस्तेमाल होगा। गरीबों के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल बनेंगे, ऑक्सीजन के प्लांट लगेंगे, दवाइयों पे सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ भी देखने को नहीं मिला। और आरटीआई, लोगों ने जैसे आरटीआई लगाया तो बता दिया गया कि भाई ये तो प्राइवेट फंड है, इसका जवाब कोई सरकारी फंड नहीं था, ये इसका कोई जवाब देने की जिम्मेदारी नहीं है। अब मेरे मन में सवाल उठा कि पीएम केयर फंड, पीएम मतलब प्रधानमंत्री प्राइवेट कब से होने लगा? प्रधानमंत्री तो सरकारी होता, सरकारी नहीं पूरे देश का होता प्रधानमंत्री। कोई एक दल का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, राष्ट्रपति कोई एक दल का नहीं हो सकता, ये पूरे देश का मुखिया होता है और पूरे देश का नेतृत्व करता है। अब अगर वो ये तर्क दें कि भाई पीएम केयर फंड का कोई हिसाब नहीं, दोस्तों हो क्या रहा है सच्चाई में जो हो रहा है? मुद्रा योजना, मुद्रा लोन ले लीजिए, 10,000 का लोन आपको बैंक मिल जाएगा। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, कोई भी सरकारी बैंक में कोई भी गरीब आदमी चला जाए, बिना बैंक मैनेजर को घूस दिए हुए, 2 गारंटर ले गए हुए, उसे 2,000 रुपये भी लोन नहीं मिल सकता, 10,000 की बात छोड़ो। अब देखिए तीसरी तरफ अडानी, अंबानी या जो नीरव मोदी, ललित मोदी, माल्या, ये लोग जो भाग जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ पिछली सरकार अच्छी थी, भाई लोन उनके समय में उनको दिया गया, भागे इनके समय में। तो पिछली सरकार खराब थी जब जनता ने उनको चुना था। अगर उसकी खराबी पे भी खड़े हो जाएंगे, अब जनता कहाँ जाएगी? क्योंकि जनता पर कोई ऑप्शन नहीं है। अब आज की डेट में निश्चित तौर पर हर आदमी, हर देश का नागरिक, मैं भी जनता से जुड़ा हूँ, ज़मीन लेवल पर जुड़ा हूँ, दिन भर में 150 आदमियों से मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, उनसे उनकी राजनीतिक विचारधारा जानना चाहता हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कट्टर है, जो उनके झंडे उठाते हैं, जो उनके नारे लगाते हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परेशान है। अब लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है जनता के सामने कि भाई नंबर 2 कौन? लोग बाग नंबर 2 ढूंढ रहे हैं, भाई नंबर 2 कौन? अगर मोदी नहीं तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? क्योंकि ये ऐसी रूपरेखा जनता के मन में भर दिए थे उस टाइम, जिस टाइम 2014 में नरेंद्र मोदी अपने इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे, तो जनता के मन में गांधी परिवार के प्रति और कांग्रेस के प्रति इतना दुर्भाव पर भर दिया गया, वो लोग बाग अपनी मानसिकता से निकाल नहीं पा रहे हैं। उनकी नज़र में होगा कि रॉबर्ट वाड्रा बहुत बड़ा चोर, उससे बड़ा डकैत कोई नहीं। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सब कुछ उसने नाश कर दिया, जगह जगह उसने ज़मीन ले लिया, जगह जगह उसने प्लाट बना डाल। राहुल गांधी के यहाँ अकाउंट है तो दुनिया भर काले धन सोनिया गांधी के हैं, ये सब जेल के अंदर हो जाएंगे। हुआ कुछ नहीं, ढाक के 3 पर मुकदमा लगाना किसी भी सत्ता के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, किसी को भी ये जेल के अंदर करवा सकती है, हमें भी करवा सकती है, किसी भी आदमी को जेल के अंदर करवा सकती हो। दुनिया भर के उनके पास ऑप्शन होते हैं। हमारे पास 5 ग्राम पुड़िया भेज देंगे नशा का, एनसीबी वाले हमें उठा ले जाएंगे, कोर्ट में प्रूफ पड़ता रहो नहीं हमारे पास नहीं था जी, हम नहीं जीवन नारकोटिक्स ड्रग लेते हैं।
हमारे पास आईटी के रेट्स बढ़ सकती है, हमारे पास 10,000 रुपया कहाँ से आया तो 50,000 रुपया कहाँ से आया, उसका लेखा जोखा मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं, कोई भी आम नागरिक नहीं दे सकता, वो फेस नहीं कर पाएगा, वो जेल में पड़ा रहेगा, उसको प्रूव करने मुझसे लग जाएंगे 10 साल। हर यही नहीं वो हर सरकार भी प्रताड़ित करती है, वो कांग्रेस रहती, कांग्रेस भी करती है। मैं ये चाहता हूँ कि जितनी भी एजेंसियाँ हैं ये स्वतंत्र क्यों नहीं हो जाए। सीबीआई को स्वतंत्र कर दो, ईडी को स्वतंत्र कर दो, आईटी को स्वतंत्र कर दो, इनको अपने हिसाब से काम करने दो, तभी देश के प्रति सही न्याय हो पाएगा। हम यही एक प्रार्थना करते हैं, किसी की भी सरकार हो, ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी का विरोधी हूँ। मोदी जी देश के लिए काम करें, अच्छे काम करें, मैं उनका प्रशंसक हूँ। कोई मोदी जी से किसी की भी पर्सनल, हमसे क्या, हम तो कभी मिले भी नहीं मोदी जी बेचारे से, हम जानते ही नहीं को, लेकिन जो उनके क्रियाकलाप देश के प्रति होते हैं, नफरत आती है, हमारे अंदर भी गुस्सा आता, जुनून आता है। एक इनके पास टॉपिक, वही हिंदू, वही मुस्लिम, मुसलमान बन जाओगे, हिंदू नहीं रहोगे, तुम्हारी बहन बेटियाँ नहीं सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारे ये नहीं होगा। अरे तुम हिंदुओं को क्यों कायर बना रहे हो? आज भी देश की आबादी 135 करोड़ के ऊपर, अगर 35 करोड़ मुसलमान है तो 100 करोड़ हिंदू हैं। अगर 100 करोड़ हिंदुओं को तुम ये समझते हो कि ये जो है कायर हैं, गद्दार हैं, ये तुम्हारी अपनी मानसिकता है। मैं अपने आप को, मेरा मनोबल इतना ऊंचा है कि मैं जानता हूँ कि मेरा 100 मुसलमान भी कुछ बाल भी वाकर नहीं कर सकता। मैं ऐसा हिंदू हूँ, कहीं भी खड़े कर सकते हो, वहीं उसको जवाब दूंगा, मर जाऊँगा, अपने वतन के लिए मरूंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन झुक नहीं सकता हूं। लेकिन तुम सभी लोग हिंदुओं को जबरदस्ती कायर बना रहे हो, जबरदस्ती थोप रहे हो कि तुम्हारी हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। फिर बना दो ना हिंदू राष्ट्र, किसने रोका आपको? नहीं बना पाओगे। जिस दिन तुम हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करोगे, ध्यान रखना, देश का बंटवारा, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया और मुस्लिम देश बांग्लादेश हुआ, मुस्लिम देश पाकिस्तान बना। लेकिन जिस दिन तुमने बंटवारे हिंदू राष्ट्र को सोच लिए कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, 35 करोड़ जनता बहुत होती, एक दूसरे दिन ही धर्म के आधार पर अपने देश की मांग करेंगे और आपके जान को आ जाएंगे। 35 करोड़ जनता आप संभाल नहीं पाओगे, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी, देश आपसे नहीं संभल पाएगा। किसान आंदोलन हो रहा है, आप यही नहीं संभाल पा रहे हो, 7-7, 10-10 हत्याएं हो रही हैं, आपके बस की बात यही नहीं है। तो कृपा करके मैं तो यही को आपसे हाथ जोड़ से प्रार्थना करूंगा, हमारा देश जैसे था, हमारा देश महंगाई था, रॉबर्ट वाड्रा लूट रहा था, राहुल गांधी लूट रहा था, अरे वो लूट रहे थे, उन्होंने त्याग भी किए हैं। हम नेगेटिव को सोचो, इलाहाबाद में जो उनका पैतृक निवास स्थान होता था, उसको देश के लिए, देश की संपत्ति घोषित कर दी गई। इनका नहीं रह गया, वो देश के नाम कर दिया गया, वो इनका संग्रहालय बना दिया गया। आपने जीवन में बनाए कुछ नहीं, इनके बनाए हुए चीज़ों को बेच रहे हो, ये है कड़वा सच। लेकिन सुनने कोई आदमी तैयार नहीं। आज भी यहाँ वक्त आएगा तो मोदी ही मोदी 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 लिख ले लो। जो आज देश की विषम स्थिति हो रही है, हमारी तरफ से 200 रुपये लीटर पेट्रोल कर दो, 500 रुपये लीटर पेट्रोल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैदल आ जा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी झूठ एक दिन खुलेगी। और जिस दिन देश की जनता, ध्यान देना मोदी जी, जिस दिन देश की जनता की नज़रों में गिर गए ना, उठाने वाला कोई नहीं आएगा। चाहे आप अडानी का कल्याण करो, चाहे आप अंबानी का कल्याण करो, चाहे आप रामदेव कल्याण करो, कोई रामदेव बुद्धिमान नहीं, कोई अंबानी बुद्धिमान नहीं, कोई अडानी बुद्धिमान नहीं। दुनिया में, देश में 135 करोड़ की आबादी में अडानी अंबानी जैसे को लोग जेब में डाल के घूमने वाले लोग होंगे, लेकिन उनको सुविधा नहीं मिल पाती, उनको साधन नहीं मिल पाता। आज अरुण शुक्ला के नाम पे दे दो 100 करोड़ रुपये, कोई बैंक हमें लोन दे दे 6% पे, 200 एकड़ जमीन हमें कहीं भी किसी हाईवे पे दे दिया जाए, 2 रुपये मीटर के हिसाब से मुझे डोनेशन मिल जाए, मैं भी फैक्ट्री लगा दूंगा, मैं भी मिल लगा दूंगा और रामदेव अडानी अंबानी से बड़ा रोजगार करके दिखाऊंगा, इनसे भी ज़्यादा लोगों को रोजगार दूंगा। लेकिन चूंकि वह सुविधा हमें नहीं मिल सकती, हमें मतलब हम जैसे गरीबों को नहीं मिल सकती, ये सिर्फ मिल सकती है अडानी अंबानी या जो भी आपके चहेते और भी व्यापारी होंगे।
50 लाख 1000 करोड़ रुपया माफ़ होगा, बैंक का कर्ज माफ़ होगा, इनके माफ़ होंगे। किसानों को 10,000 कर्ज भी आप नहीं माफ़ करने की हिम्मत रखते हो, आप नहीं माफ़ कर पाओगे। यूरिया पे आपने दाम घटाते हो तो 50 किलो की बोरी जो यूरिया आती थी उसको घटा के 45 किलो की बोरी कर देते हो। डाई खाद जो 50 किलो कट्टा होता है उस पर आप दाम उस कट्टे को 50 किलो बोरी की जगह पे आप 45 किलो की बोरी कर देते हो। ये है आपकी सच्चाई। आज जिस दिन सच्चाई से देश की हर जनता अवगत हो गई, ध्यान रखना मोदी जी, ठिकाना कहीं नहीं मिलेगा। जनता का नजरों से गिर जाने, वो ऊपर वाले नजरों से गिर जाने पे एक बार ऊपर वाला माफ़ कर सकता है। जनता जनार्दन होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।